बिरजू, पिताजी तो अब नहीं रहे, अब हम लोगों को बंटवारा कर लेनी चाहिए। लेकिन भैया, अभी तो पिताजी की मृत्यु हुई है और अभी ये सब, क्या हम लोग फिर से एक साथ नहीं रह सकते? नहीं नहीं बिरजू, अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन भैया, सुरेश अकड़ के बोला। लेकिन कुछ नहीं। बिरजू, ये देखो, इस डिब्बे में कागज का टुकड़ा भरा है जिसमें बंटवारे का जमीन लिखा गया है। इनमें से एक कागज उठा लो, उसमें जमीन का हिस्सा लिखा गया है। अब जैसी तुम्हारी भाग्य वैसा जमीन मिल जाएगा। बिरजू निराश होकर बोलता है। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। बिरजू जार से एक कागज निकाल लेता है। बिरजू कागज खोलकर देखता है कि उसके हिस्से में बंजर जमीन और पुरानी घर जिसकी छत टूटी फूटी और जगह जगह से दरार है आया है। बिरजू की पत्नी गुस्सा होकर बोली, अरे भाई साहब, हम लोगों के हिस्से में तो केवल बंजर जमीन और टूटी हुई मकान आई है। ये तो बेईमानी है। और आप लोग के हिस्से में नई मकान और उपजाऊ जमीन। भाई साहब, ये तो घोर अन्याय है ना। सुरेश हल्का मुस्कुराते हुए, देखो रमा बिटिया, इसमें मैं क्या करूं? यह तो तुम्हारी किस्मत है। बिरजू ही तो कागज चुना था, मैंने कोई बेईमानी तो नहीं की। बिरजू की पत्नी रमा निराश हो जाती है और दोनों पति पत्नी वहाँ से चली जाती है। सुरेश की पत्नी उत्साहित होकर, अरे वाह वाह वाह, क्या भाग्य है हम लोगों का। भाग्य वाग्य कुछ नहीं बिंदिया, यह तो मेरा होशियारी है। मैं तो पहले से ही उसमें केवल बंजर जमीन लिख कर रखा था। सुरेश थोड़ा घबरा कर बोला, लेकिन बिंदिया सब तो बंटवारा कर लिए, किंतु इस गाय का क्या? इसमें कैसे होशियारी दिखाऊं? बिंदिया हल्का मुस्कुराते हुए, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपसे कम हूँ क्या? हाँ हाँ, आखिर पत्नी किसकी हो? और दोनों हंसने लगते हैं। सुरेश की पत्नी गाय की बंटवारा कर देती है। बिंदिया बिरजू को मूंग के साइड और खुद धन के साइड ले लेती है। बिरजू झुमरी को रोज रोज घास खिलाता है और बिंदिया और सुरेश दूध निकलता है। खा खा झुमरी, ओ मेरी झुमरी, देखो देखो, मैं तेरे लिए नई नई घास लेकर आया हूँ। रमा डांटते हुए, हाँ हाँ खिलाइए, खूब खिलाइए। आप इसे खिला खिला कर मोटा कर दीजिए और यह गाय आपके भाई साहब को मोटा कर देंगे। भला कोई इतना बुद्धू होता है क्या? बिरजू दिन भर रमा की डांट फटकार सुनता है। अगले दिन बिरजू अपने खेत में जाता है। बिरजू दिन भर खेत में काम करता है, लेकिन पथरीली जमीन टस से मस नहीं होती है। अरे बाप रे, ये जमीन तो मुझे थका ही डाली। दिन भर काम करता हूँ, लेकिन जमीन तो खुदने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा घर में अकाल आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। चल बिरजू, लग जा काम पे। यह कहकर बिरजू काम में लग जाता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। बिरजू उदास होकर बोला, हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, लेकिन यह खेत टस से मत होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत शाम हो गई थी, इसलिए बिरजू फवादा को उठाकर घर की ओर लौट पड़ा। बिरजू आधा दूर चला ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बिरजू बारिश से बचते बचते घर पहुंचा। बिरजू घर पहुंचते ही देखा कि रमा रो रही है और घर का फर्श भींगा पड़ा है। छत की दरारों से पानी टपक रही है। बिरजू बेचैन होकर पूछा, अरे रमा, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं बिरजू, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल से भूखी हूँ। बचा हुआ खाना तो आपको खिला दिया। दिन भर तो आप खेत में रहते हैं, आप क्या जाने घर का हाल। और घर का छत भी जगह जगह से दरार है, पानी से पूरा घर गीला हो गया है। कहीं बैठने का जगह भी नहीं है। रमा, तुम चिंता मत करो, देखना इस बार हमारी खेत में जरूर फसल उगेगी। बिरजू, उस खेत में तो एक घास ना उगे तो फसल कहाँ से उगेगी? आपके भाई तो सारी उपजाऊ खेत खुद ले लिया है और आपको सारी पथरीली जमीन दे दिया है।
आपको उस जार से कागज निकालना ही नहीं चाहिए था। कोई भला इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? बिरजू दिन भर खेत में काम करने से थक गया था और रमा की बातों ने उसे और निराश कर दिया। बहुत रात हो गई। रमा और बिरजू को खाली पेट ही सोना पड़ा। भाई की विश्वासघात और रमा की बातों से बिरजू को नींद नहीं आई। बिरजू रात भर सोचता रहा। हे भगवान, आप हमको इतना बुद्धू क्यों बनाए? मैंने अपने भाई का एक छोटा सा चाल भी नहीं समझ पाया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने अपने भाई का क्या बिगाड़ा था? अगली सुबह बिरजू फावड़ा लेकर फिर से खेत जाता है। इस बार बिरजू खेत में खूब मेहनत करता है और पूरी खेत में बीज बो देता है। अगले दिन बारिश होती है। सुरेश के सभी खेतों में फसल उग जाता है, लेकिन बिरजू के खेतों में एक फसल भी नहीं उगता है। देखते ही देखते सुरेश का फसल बड़ा हो जाता है और सुरेश फसल को बेचकर खूब सारा धन कमाता है। रमा निराश होकर बोली, अजी देखिए, आपका भाई फसल बेचकर कितना पैसा कमाया। अगर आज हमारी भी उपजाऊ जमीन होती तो आज हम भी उसे बेचकर पैसा कमाते। अरे पैसा वैसा छोड़िए, कम से कम भरपेट भोजन तो करते। बिरजू, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बिरजू उदास होकर बोला, रमा, मैं क्या करूं? सारे उपजाऊ जमीन तो सुरेश के नाम पर है। मैं क्या करूं बताओ रमा? बिरजू, तुम गांव के सरपंच से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? बिरजू, रमा, तुम ठीक कह रही हो। मैं सुबह ही सरपंच के पास जाता हूँ। सुबह होते ही बिरजू सरपंच के घर चल पड़ता है। सरपंच, अरे आओ आओ बिरजू बाबू आओ, बड़ी दिन बाद आना हुआ। घर में सब कुशल मंगल है ना? महेश काका के देहांत के बाद तो आप इधर आना ही बंद कर दिए। अच्छा ये सब छोड़िए और बताएं क्या सेवा करूं मैं आपका? बिरजू। सरपंच जी। बिरजू सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच, यह तो गंभीर समस्या है, परंतु बिरजू मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर दस्तावेज बने नहीं होते तो मैं तुम्हारा जरूर मदद करता। बिरजू सरपंच को सारी बात बताता है, किंतु सरपंच भी बिरजू की कोई मदद नहीं कर पाता। बिरजू निराश होकर घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताता है। रमा यह सुनकर निराशा हो जाती है और बिरजू से बोलती है, बिरजू, अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर रमा सोचने लगती है। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है। रमा बिरजू से अपना विचार साझा करती है। बिरजू रमा की तरकीब सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन बिरजू खेत में जाता है और खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोदने लगता है। तभी उधर से मगन आता है। मगन, अरे बिरजू, इस खेत में तो फसल उगती ही नहीं है, तो फिर तुम बेकार का इतना मेहनत क्यों कर रहे हो और खेत के बीचों बीच गड्ढा क्यों खोद रहे हो? बिरजू, वो मगन भैया बाबूजी मेरे स्वप्न में आए थे और उसने मुझसे कहा कि बिरजू, इस पथरीली खेत में तांबे का बक्सा में सोने जवरात और खजाना छुपा के रखे हैं। अरे भाई बिरजू, सपना कभी सच होता है क्या? तुम भी ना बिरजू? बिरजू, आप सही कह रहे हैं मगन भैया, लेकिन बाबूजी 2 दिन पहले मेरे स्वप्न में आए थे और वह मुझसे कहे, बिरजू, पुरानी अलमारी में मैंने तुम्हारे लिए कुछ चांदी के सिक्के रखे हैं। और मुझे वहां सच में कुछ चांदी के सिक्के मिले। तो आप ही बताइए मगन भैया, यह स्वप्न भी सच हो सकता है ना? और एक बार देखने में हर्ज ही क्या है? मगन, तुम ठीक कह रहे हो बिरजू, तुम जमीन की खुदाई चालू रखो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मगन ये कहकर चल पड़ा। तभी बिरजू पीछे से बोला, मगन भैया, यह बात किसी को बताइएगा मत। मगन, नहीं नहीं बिरजू, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? तुम चिंता मत करो बिरजू,
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यह कहकर बिरजू वहां से चला गया और खजाने का राज सारे गांव में फैला दिया। यह बात जब सुरेश को पता चला तो उसे रहा नहीं गया। सुरेश घबराए हुए बोला, बिंदिया, अरे बिंदिया, बिंदिया। क्या हुआ सुरेश? अरे यहाँ आओ तो। अरे सुनो बिंदिया। बिंदिया सुरेश के पास घबराई हुई आई। बिंदिया, अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सुरेश, बिंदिया, गजब हो गया बिंदिया। अरे पहले बताइए तो क्या हुआ? सुरेश घबराए हुए बोला, बिरजू के स्वप्न में बाबूजी आए थे और उससे कहें कि पथरीली जमीन में खजाने छुपा कर रखे हैं, इसलिए बाबूजी वहाँ कभी खेती नहीं किया करते थे। अरे सुरेश, आप भी खामखा परेशान हो रहे हैं। भला कभी सपना भी सच हुआ है क्या? बिंदिया, तुम बिरजू को नहीं जानती हो बिंदिया। 2 दिन पहले उसके सपने में बाबूजी आए थे और उसे अलमारी में कुछ सिक्के दिखाएं और सच में वहाँ चांदी के सिक्के मिले बिंदिया। अरे यह तो गजब हो गया जी, आपको तो तुरंत बिरजू के घर जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बिंदिया, मैं तुरंत बिरजू का घर जाता हूँ। तुम जमीन का कागजात निकाल दो, मैं जमीन लेकर ही वापस आऊंगा। बिंदिया कागजात निकाल देती है। सुरेश कागजात लेकर बिरजू का घर चल पड़ता है। सुरेश चिल्लाकर, बिरजू, अरे बिरजू, कहाँ हो बिरजू? बिरजू। जी भैया। सुरेश, बिरजू, मुझे लगता है मैंने तुझे गलत जमीन दे दिया है। हम लोगों को फिर से बंटवारा कर लेनी चाहिए। बिरजू, मैं कागजात पहले से ही तैयार करके रखा हूँ, बस तुम उसमें हस्ताक्षर कर दो। बिरजू। लेकिन भैया, बंटवारा तो पहले ही हो चुकी है ना, तो अब मुझे बंटवारा नहीं करनी है। देखो बिरजू, मेरे हिस्से में सिर्फ उपजाऊ जमीन है और तुम्हारे हिस्से में बंजर और पथरीली जमीन, और तुम्हारी जमीन में अनाज का एक दाना भी तो नहीं उगता। मुझे तुम पर तरस आती है। बिरजू, तुम मुझे वह पथरीली जमीन दे दो और बदले में तुम उपजाऊ जमीन ले लो। बिरजू। नहीं नहीं भैया, मैं अपने पथरीली जमीन में ही खुश हूँ, मुझे आपका जमीन नहीं चाहिए। सुरेश, देखो बिरजू, मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ। तुम सीधे सीधे वह जमीन देते हो कि नहीं, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुरेश बिरजू को डराकर कागजात में हस्ताक्षर करा लेता है। सुरेश रमा और बिरजू के जाल में फंस चुका था। बिरजू खुशी खुशी कागजात में हस्ताक्षर कर देता है और उपजाऊ जमीन अपने नाम कर लेता है। सुरेश पूरा खेत को खोद कर रख देता है, मगर उसे खजाने का एक फूटी सिक्का भी नहीं मिलता। सुरेश समझ चुका था कि यह बिरजू और रमा की चाल थी। उसे एहसास हो चुका था कि लालच का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। बिरजू खेत में खूब फसल उगाता है और फसल को बेचकर खूब धन कमाता है और बिरजू सेठ बिरजू में बदल जाता है। तो दोस्तों, यह थी होशियार पत्नी की कहानी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।